नदीम वासिफ साहब मौजूद हैं जो कि जमात इस्लामी के केंद्रीय और 4 सदस्यीय दल के साथ मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं। आपने सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं को लेकर पीड़ितों से मुलाकात की, उनके परिवारों से मुलाकात की। आप पुलिस प्रशासन के भी आला अधिकारियों से मुलाकात करके उनको अपनी कानूनी ड्यूटी याद दिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि नदीम साहब ने अपने इस दौरे के दौरान इस हमारे मध्य प्रदेश में क्या देखा और उन्हें क्या महसूस हुआ। तो मैं सबसे पहले पूछना ही चाहता हूँ कि जब आप इस दौरे पर आए तो जमात इस्लामी का इस दौरे पे आने का मकसद क्या था? देखिए, अचानक ऑल ऑफ सडन इतनी ढेर सारी इंसिडेंट्स होना, लगातार इस तरह जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ये मालूम चल रहा था कि अगर ये नेचुरल इंसिडेंट होते तो एक होता या दो होते, और उसके बाद इन इंसिडेंट्स के बाद लगातार लोगों की धरपकड़ करना, इससे ये अंदाज़ा लगा कि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं और इनका कोई ना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए या सोशल एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए किया गया है। तो इसमें एक इंटरवेंशन की ज़रूरत इमीडिएट है, जिसके तहत हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर जाएंगे और पीड़ित परिवार, पुलिस और दूसरे पक्ष के लोगों से बात करके हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी क्या है, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा, इसके लिए ये दौरा किया गया। जब आप पीड़ित परिवारों से मिले तो आपको क्या महसूस हुआ? आपने क्या? देखिए, पीड़ित परिवार तो हमेशा ये कहता है कि वो मजलूम है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ग्राउंड के एनालिसिस और चीज़ों को देखते हुए हम सब एक्टिविस्ट तय करते हैं कि हकीकत क्या है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो उज्जैन का इंसिडेंट जिससे ये शुरुआत हुई, तो उज्जैन की घटना में सबको मालूम है कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, लेकिन जब उनकी जांच होती है तो मालूम चलता है कि ये वीडियोस डॉक्टर्ड हैं, एडिटेड हैं और फेक हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरीके से अचानक एक वीडियो आया और उस वीडियो की बिना पर बड़े बड़े मंत्रियों के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए कि साहब बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, और वो तमाम लोग जो उनसे सवाल ये करना, जिनको ये सवाल करना चाहिए कि पहले इसकी जांच हो और जांच होने के बाद दोषियों के साथ जो कुछ करना हो आप करें, लेकिन एक पूरा माहौल बना दिया गया जो हमारा भारतीय संविधान जो मूल भावना भारतीय कानून की है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप जो है वो इनोसेंट माने जाएंगे, आप निर्दोष माने जाएंगे जब तक आप अपराधी नहीं सिद्ध हुए। लेकिन वीडियो के आते ही उनको अपराधी सिद्ध कर दिया गया और उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और हैरत की बात है, जो लीगल प्रोसेस है वो प्रोसेस ये कहता है कि किसी की एप्लीकेशन या किसी की शिकायत अगर आई है कि यहाँ देश विरोधी नारे लगे हैं तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब वो तहकीक कैसे हो सकती है कि वो वीडियो की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच होती है, तकरीबन 20 से 25 दिन उस जांच की रिपोर्ट आने में लगते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई करी जाती है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकी FIR रिपोर्ट, किसी की शिकायत आते ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और उन संगीन धाराओं में दर्ज करी गई जिनके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, जिसका एक सेट पैटर्न और सेट मॉड्यूल है। तो जो पूरे लीगल प्रोसीजर्स थे, मध्य प्रदेश पुलिस ने उन पूरे लीगल प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाई और जो ड्यू कोर्सेज हैं, उस ड्यू कोर्सेज में ये है कि आप पूरा एविडेंसेस, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, उनकी बुनियाद पर फिर एक्शन लेंगे। आपने उन फॉरेंसिक एविडेंसेस का वेट नहीं किया बल्कि इमीडिएट कार्रवाई करी और 14 लोगों को अरेस्ट कर दिया, 30 लोगों के खिलाफ नामजद FIR करी और चारों तरफ एक भय का माहौल बना दिया। अब कल हम एक पीड़ित परिवार से मिले, उन्होंने कहा परसों उज्जैन में, तो उन्होंने कहा कि हम जिस मकान में किराए में रहते हैं, मैं बर्तन मांजती हूँ, मेरा शौहर जिसको जेल में डाल दिया गया वो छोटा मोटा काम करता है, तो जिस मकान में रहते हैं वो मकान मालिक कह रहा है तो हमारा घर छोड़ दो वरना हमारा घर तोड़ दिया जाएगा। तो पूरे सिस्टम ने ये पहले से मान लिया कि किसी संघ परिवार के कार्यकर्ता की शिकायत पर उनको दोषी मान लिया गया, उन पे संगीन धाराएं लगा दी गई और यहाँ तक कोशिश करी जा रही कि कोई वकील उनके केस न लें। तो एक तरफ ये स्थिति है, दूसरी तरफ उसी उज्जैन में पिटाई करी गई कबाड़ी का काम करने वालों पे। अब जब आप उसके सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। या देवास में जो बेकरी के प्रोडक्ट हैं, जीरा बिस्कुट और टोस्ट, जो बेचने वाला आदमी देवास में काम करता था, उसकी पिटाई करी गई, उसको मारा गया, उसके आधार कार्ड मांगे गए और उस पर जो धाराएं लगाई गई वो धारा ऐसी लगाई गई जिससे थाने से ही बेल मिल जाए।
तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है। अब अगर हम इंदौर की तरफ चलते हैं तो इंदौर में जो पूरी घटना हुई उसमें हम सब ने देखा कि जो आदमी पिटाई कर रहा है वही आदमी थाने पहुंचा जा रहा है कि हमारी बच्ची के साथ छेड़खानी करी, जबकि अगर छेड़खानी की कोई घटना हुई थी तो इमीडिएट एफआईआर करनी चाहिए। एफआईआर नेक्स्ट डे हुई है जब पुलिस ने कहा कि हमने वीडियो देखा है और देखने के बाद उन्होंने सिग्नल दिया कि आइए आप एफआईआर कराइए, कि दोनों पक्षों की हम एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों की मतलब क्या, जिसने पिटाई करी आप उसकी भी एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं कि वो भी आके एफआईआर करे। बहरहाल जब उनकी एफआईआर हो गई तो उस पीड़ित को, जिसकी पिटाई करी गई थी, जिसकी लिंचिंग करी गई थी, जिसका वीडियो एविडेंस मौजूद है, उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया। फिर जो लोग उनको न्याय दिलाने जाते हैं आप उन पे केस कर देते हैं, फिर उनको तड़ी पार का नोटिस दे देते हैं, जबकि जो लोग थाने में एफआईआर कराने गए थे उनकी संख्या 50 से अधिक नहीं थी। और ये अक्सर होता है कि 30-40-50 लोग थाने पहुंच जाते हैं किसी सेंसिटिव मैटर के होने पर और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुलिस नॉर्मली एफआईआर नहीं करती है। नेक्स्ट डे 500 लोग उसी डीआईजी ऑफिस को घेरते हैं, हेट के स्लोगन लगाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर की कार्रवाई नहीं होती, कोई जिला बदर नहीं होता और कोई एनएसए नहीं होता। तो इस हम ये इंश्योर करेंगे कि जो लोग जिनको जेल में डाल दिया गया है, जो निर्दोष लोग हैं, उनको इंसाफ मिले और एक्शन का ड्यू कोर्स हो, और उसके लिए चाहे हमको सरकार अदालती कार्रवाई करनी पड़े और चाहे फिर हम ये तमाम पॉलिटिकल लीडर से मिलकर उसकी एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं कि वो इसको कंट्रोल करें, और नहीं करेंगे तो हम अदालत जाएंगे। तो एक आखिरी सवाल नदीम साहब, आप पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी से मिले, डीआईजी से मिले, तो क्या बात हुई उन्होंने? देखिए, हमने उनको यही बात कही कि आप जो हैं वो आईजी उज्जैन से मैंने ही सवाल किया कि साहब आप जो है ये कह रहे हैं कि नारे लगे, मैंने मान लिया, और आपने, क्योंकि नारे किसने लगाए, अगर लगे भी हैं तो किसने लगाए ये किसी को कोई बता नहीं सकता। आपने अंदाजे से 14 लोगों को डाल दिया जेल में। मैंने आपकी बात मान ली कि अगर 10 उसमें से मेन एक्यूज थे, दोषी थे, तो 4 निर्दोष थे। तो जो हमारा लीगल प्रोसीडिंग का सिस्टम है उनको जेल से बाहर आते आते 1-1.5 साल लग जाएगा। तो वो उनके 1.5 साल कौन वापस करेगा? बोले मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा। तो क्या आईजी के माफ़ी मांगने से जो उसका पूरा सोशल क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हुई है, जिस पेन को वो बर्दाश्त कर रहा है, या वो महिला जो कह रही है कि हमको घर किराए का है, किराए के घर से निकालने का नोटिस, वो मकान मालिक कह रहा है भाग जाओ वरना घर तोड़ने का नोटिस आ जाएगा, या वो कह रही कि मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरा शौहर काम करता था, अब हमारे साथ कोई नहीं है, तो लोगों के घरों में बर्तन मांज रहे हैं, तो ये उनके माफ़ी मांगने से वापस आ जाएगा। तो कानूनी प्रक्रिया माफ़ी मांगने से नहीं चलती, बल्कि एक उसका तरीक़ेकार आईपीसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम उसी की मांग करते हैं कि वो उसके तहत चले, और नहीं होगा तो हम एनएचआरसी में इसके बाद अभी ड्राफ्ट अपील करेंगे।